Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot. And here in this video, we are going to cover class 12th political science reasoning assertion based question. आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है. अब एट दिस मोमेंट द लास्ट थिंग और द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू. अभी आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम एमसीक्यू. दिस इज द ओनली वे, और इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का. सो दिस इज द ओनली थिंग जो हम करके अपने 12th के स्कोर को एज वेल एज अपनी डोमेन की तैयारी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. एंड हमारे पास उतना टाइम नहीं है. आपको पता होगा एग्जाम का जो डेट है वो 8 मई से लेके 1 जून के बीच में दिया गया है. और अगर आप वेट करेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम खत्म होने का वेट करें उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो फिर बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन की. कई बार जो है वो प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन को समझने में, प्रैक्टिस करने में. और अगर आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में काफी सारी फेमिलियर चीजें देखने को मिल जाए. तो हम इस सीरीज के थ्रू कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो हम प्रैक्टिस कर सके. और अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. इस तरीके के और क्वेश्चंस और पार्ट भी मैं कंटिन्यू करूंगी यहाँ पे. प्लस इसको अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हम ये कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सके. अब रीजनिंग असर्शन में देखिए ऑप्शन यही 4 हमारे पास रहने वाले हैं. मैं आगे सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. यहाँ पे 4 ही ऑप्शन रहते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट है. अच्छा, रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन जिसको नहीं पता है, वैसे तो अब तक आप सबको पता है, बट यहाँ पे देखिए आपको एक स्टेटमेंट दी होती है इन द फॉर्म ऑफ असर्शन, देन रीजन दिया होता है. आपको सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये दोनों बातें ठीक है. अ, हो सकता है असर्शन गलत हो या रीजन गलत हो, तो आपको ये देखना है. तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू. फिर आपके पास एक यहाँ पे आ जाता है कि ए ट्रू है आर भी ट्रू है, लेकिन आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, मतलब ये रीजन इस असर्शन पे फिट बैठता है या नहीं. तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे तो हम कंबाइन कनेक्टिंग वर्ड बिकॉज लगा के पढ़ेंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, राइट. तो वो कनेक्ट हम आपस में करके चलेंगे. तो ये पैटर्न आई थिंक आप सबको क्लियर है. 4 यहाँ पे ऑप्शन है. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. द कोल्ड वॉर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस सच एज नाटो एंड वार्सो पैक्ट. कोल्ड वॉर जो कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो कह रहा है इसकी वजह से कुछ ये मिलिट्री अलायंस बने थे. तो बिल्कुल नाटो सेंटो सीटो यूएसए ने बनाया था और वार्सो पैक्ट यूएसएसआर ने बनाया था. तो ये बात तो आप सही कह रहे हो. And the Cold War was a political and ideological conflict between USA and USSR. बिल्कुल कोल्ड वॉर में हम लोग बैटल फील्ड में जाके नहीं लड़ रहे थे. कोई बैटल फील्ड में जाके आप मिलिट्री वाली जो वेपन्स वाली लड़ाई है वो नहीं कर रहे थे. यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी और एक दूसरे से आगे बढ़ने की ये लड़ाई थी, राइट. दोनों कंट्री आपस में सुपर पावर बनने के लिए आपस में आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकली, इन सब चीजों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइट कर रही थी. तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका जो फर्स्ट पार्ट है ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. आर करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. मैं सीधा आंसर पे जा रही हूँ, आप लोग टाइम लेके अपना सोच सकते हैं. यहाँ पे जब स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन फ्लैश होता है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप रीड करके अपने आप को आंसर कीजिए. फिर जो मैं समझाऊं उससे आप मैच कर सकते हैं, राइट. क्योंकि मैं उतना टाइम आप लोगों का वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ कि मैं बीच बीच में रुकू भी. The non-alignment movement emerged as a response to the Cold War rivalries. कोल्ड वॉर, ये जो यूएसए और यूएसआर के बीच राइवलरीज थी, इसका एक जो रिजल्टेंट था वो नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट भी था. तो बिल्कुल नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट 5 फाउंडर कंट्री थी जिसमें से इंडिया एक थी. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट की फाउंडर मेंबर्स कौन कौन से थे, लीडर्स कौन थे और कंट्रीज कौन सी थी. तो बिल्कुल इस राइवलरीज की जगह पे एक नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट जो था वो इमर्ज होकर आया, जो ये कहता था कि हम किसी भी पार्ट को, किसी भी ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे. इंस्टेड हम एक अलग ग्रुपिंग फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. वी आर नॉट अलाइंड विद एनी ऑफ दीज नेशन एंड हम चाहते हैं पीस एस्टैब्लिश हो और इस तरीके की वॉरलाइक सिचुएशन ना हो. तो ये बात तो ठीक है. many newly independent nation, because many newly independent nation, जो भी नए नए नेशन आजाद हुए थे जैसे कि इंडिया भी उनमें से एक था, wanted to remain neutral, वो न्यूट्रल रहना चाहते थे और किसी भी सुपर पावर, मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी सुपर पावर के साथ जो है वो अलाइन नहीं होना चाहते थे. तो यही मैंने अभी रीजन बताया नॉन अलाइनमेंट का. तो बिल्कुल ए भी ठीक है आर भी ठीक है, एंड आर जो है वो करेक्ट रीजन है असर्शन का, राइट. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड. द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1991. बिल्कुल राइट, सोवियत यूनियन 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गई थी, राइट. बहुत सारे कारण थे, चैप्टर में डिटेल में पढ़ा होगा, आप बोर्ड में
जब अपियर कर चुके हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी करने वाले हैं, तो सब्जेक्टिवली आप क्या करते हो, सब्जेक्टिवली आप डिटेल में पढ़ते हो कि व्हाट आर द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। फिर ये क्या कह रहा है, रीजन क्या दे रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वीकन द यूएसएसआर। यूएसएसआर जो कि एक ग्रुपिंग थी कुछ पर्टिकुलर नेशंस की, कुछ पर्टिकुलर स्टेट की, वहां पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही थी, और आपस में इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो यस, ये दो जो है वो रीजन है डिसइंटीग्रेशन के। डिसइंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में जो स्टैग्नेशन आ गया था, रुकावट आ गई थी, ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी, और इंटरनली पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से एट लास्ट जाके, और भी इकोनॉमिक में तो रीजन भी था ना, लोग वेस्ट की तरफ, वेस्ट के कैपिटलिस्ट मॉडल से इंप्रेस हो रहे थे क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी। तो बिल्कुल ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। आगे मूव करते हैं। Russia became the successor state of USSR in international organization. रशिया जो है, देखिए, जब आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन हैपन, तो यहाँ पे अब यूएसएसआर की जगह कौन सा स्टेट जो था वो आ गया था, रशिया। रशिया एक मेन डोमिनेंट स्टेट था यूएसएसआर का, जिसने डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है यूएसएसआर को मल्टीपल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उस जगहों पे इसने इसको सक्सीड कर लिया था। ये इसके आगे यूएसएसआर की प्लेस जो है वो रशिया ने ले ली थी, because Russia inherited the Soviet Union permanent seat in the UNSC. यूनाइटेड नेशन की जो एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे 5 परमानेंट मेंबर हैं। आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं। शुरू से जब बनी है तो 5 परमानेंट मेंबर हैं। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, बट 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो सीट जो है वो किसके पास चली गई थी, रशिया के पास। तो रशिया जो था वो डोमिनेंट पार्ट बन गया था। तो ये दोनों बातें ठीक है, तो अगेन ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। होप मैं अपनी बातें आपको समझा पा रही हूँ, और बहुत ज्यादा टिपिकल अभी ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट बिकेम द सोल सुपर पावर आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद 1991 में यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अब जो है वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर बच गई थी, यूएस। बाद में इसको काउंटर के लिए और भी ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज कर रही थी, बट यहाँ पे जो दो मेजर सुपर पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था, इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद अब यही सुपर पावर बची है, बिकॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लेड टू द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यही मैंने बोला, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर 1991 में, और वर्ल्ड जो था वो बाइपोलर से, जो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था, यूएस यूएसएसआर, अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा था। तो अगेन ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलिए, क्वेश्चन अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, और कंसेप्ट के साथ साथ देखिए प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। द यूएस लेड वॉर इन इराक जो 2003 में हुई थी, उसको जस्टिफाई माना गया बाय क्लेमिंग दैट इराक हैड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यूएस ने इराक पे जो यहाँ पे एक अटैक किया था, और ये बोला था क्योंकि इनके पास ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, दैट्स वाई उन्होंने उस पर अटैक करा। तो ये बात तो ठीक है कि ये तो हुआ था, बिकॉज यूएस सक्सेसफुली फाउंड एंड डिस्ट्रॉयड इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल गलत। यूएस ने अटैक किया था, ये बात ठीक है, ये बोल के कि उनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं, जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा कुछ भी मिला नहीं था। ये लिखा है ढूंढ लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, गलत बात, मिला ही नहीं था, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। विल ट्राई कि हम लोग 200-300 जितने भी मैक्सिमम आपके एग्जाम से पहले रीजनिंग असर्शन कर सके, बट उसके लिए जरूरी है आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, मैक्सिमम इसको शेयर करें, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन मिले ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कवर करने की। असर्शन देखिए, यूरोपियन यूनियन इज कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर हाउस। क्लियर, तो बिल्कुल यूरोपियन, आप मुझे बताएंगे मर्ज कब हुई। मैं यहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन नहीं समझा रही हूँ, अगेन वो अगर मैं आपको वन वर्ड वाले एमसीक्यू कराऊंगी तब वहां पे समझा दूंगी डिटेल में। यहाँ पे हम वो काम नहीं करेंगे, अदरवाइज हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। इफ यू वांट मैं डिटेल में भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताएंगे, हम लोग वो भी कवर करके चलेंगे। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर हाउस है, बिल्कुल सही बात है ये। यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है, अपनी पार्लियामेंट है, अपनी मिलिट्री फोर्स है। देखिए, यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी तो है जो पूरे यूरोपियन यूनियन के लोग फॉलो करते हैं, दैट इज यूरो, राइट। बट
यहाँ कॉमन करेंसी है, ओन करेंसी अलग की तो बात नहीं है यहाँ पे, और मिलिट्री फोर्स अपनी इसकी अलग से नहीं है, राइट। इसकी अपनी खुद की यूरोपियन यूनियन की कोई अलग से मिलिट्री नहीं है कि ये यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री है। तो ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन जो रीजन आपने दिया है ना उसमें कि खुद का ये मिलिट्री वगैरह है, ये इनकरेक्ट मतलब जो है ये उतना हमें करेक्ट नहीं एप्ट लग रहा है रीजन कि वो क्यों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्स है। क्लियर, डन। तो ये चीज हो गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर बताएंगे और इसका फॉर्मेशन ईयर बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और ये कब फॉर्म हुआ। ये प्रमोट करता है रीजनल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉपरेशन को, राइट। ये प्रमोट करता है रीजनल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को, बिल्कुल सही बात है। इट वाज फॉर्म टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन साउथ ईस्ट एशिया सी। साउथ ईस्ट एशिया सी में जो हमें चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। तो ये बात तो ठीक है, बट आर करेक्ट नहीं है। मेजर रीजन सिर्फ ये नहीं था कि आपको चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में रोकना है, राइट। अल्टीमेट पर्पस था साउथ ईस्ट एशियन नेशन का आपस में कॉपरेशन जो है वो म्यूचुअल जो है ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो सके। एंड ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े भी है, बट ये कहीं पे भी रीजन नहीं है कि हमें सीधा सीधा काउंटर करना था चाइना का इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशिया सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट मल्टीपल वॉर सिंस इंडिपेंडेंस। बिल्कुल लड़े हैं, 1962 वाला आप मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद देख लीजिए कश्मीर इशू को लेके, देन 1965 का इशू आप देख लीजिए, 1965, 1971, 1999 कारगिल, तो बहुत सारे वॉर लड़े तो हैं। द कश्मीर इशू रिमेन्स अ मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशन। यस, बिल्कुल बहुत सारी लड़ाई लड़ी है क्योंकि कश्मीर इशू इज अ मेजर कॉज, दिस इज द मेन रीजन। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, सोचना ही नहीं है, बहुत सिंपल है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे मूव करते हैं, सार्क ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया, राइट। अब सार्क जो है आप इसका हेडक्वार्टर भी बताएंगे एंड फॉर्मेशन भी बताएंगे, इसका फॉर्मेशन भी बताएंगे। सार्क फोकस प्राइमरीली ऑन इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए सार्क ने ठीक है काफी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बात यहाँ पे की है, काफी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बात की है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका फोकस सिर्फ इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन पे था, सिर्फ इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन पे था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे नहीं था। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी इसका जो था वो मेजर रीजन था। तो ए और आर जो है वो ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है ये, राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल, देखिए 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो उसके बाद 1920 में हमने बनाया था लीग ऑफ नेशन। ये भी इसलिए बनाया गया था कि आप पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करोगे, लेकिन लीग ऑफ नेशन हमने देखा उतना सक्सेसफुल रहा नहीं, क्योंकि इसके बाद भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, इवन मोर मतलब ज्यादा डिवास्टिंग इश्यूज के साथ, ज्यादा एक तरीके से नेगेटिव रिजल्ट के साथ हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो देखने को मिली। तो यहाँ पे ये बनाया तो इसीलिए गया था बिल्कुल 1945 के टाइम पे, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, बिकॉज यूएन हैज सक्सेसफुली प्रिवेंटेड ऑल मेजर कॉन्फ्लिक्ट सिंस इट्स फॉर्मेशन। देखिए ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या यूएन ने सारे अपने कॉन्फ्लिक्ट जो बाद में हुए हैं वो सक्सेसफुली प्रिवेंट करे हैं? आप रीसेंट एग्जाम्पल ले लो रशिया यूक्रेन का, ज्यादा पीछे जाओ ही मत, और भी बहुत हम पास से एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट रीसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये यूएन रोक पाया? नहीं रोक पाया ना, प्रॉपर वॉर हुई ना इन दोनों नेशन के बीच में। तो फर्स्ट तो ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। यूएस सक्सेसफुली प्रिवेंट नहीं कर पाया है बाद में इश्यूज को। चलिए 12th, इंडिया हैज बीन डिमांडिंग अ परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। बिल्कुल डिमांड कर रहा है, इंडिया कर रहा है, अफ्रीका कर रहा है, काफी नेशन कर रहे हैं। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं, आप सबको पता होगा। 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट का नाम मैंने आपसे पूछा हुआ है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको हम 2 ईयर्स के लिए सेलेक्ट करते हैं, 2 ईयर्स के लिए इनको सेलेक्ट किया जाता है, हर 2 ईयर्स बाद ये चेंज होते हैं। ये 5 फिक्स हैं शुरू से। अब इंडिया एंड अफ्रीका जैसे नेशन की जब ये बनाया गया था ना यूएन, तब सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। आज हम भी बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहे हैं हर फॉर्म में, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। पॉपुलेशन भी हमारी बहुत अच्छी खासी है, हम अच्छा खासा डेवलप पोजीशन पे भी आते जा रहे हैं, तो हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन
पीस कीपिंग फोर्स, बिल्कुल यूएन जो पीस कीपिंग फोर्स रखता है अलग अलग कंट्री से, तो इंडिया का बहुत ज्यादा जो उस फोर्स में जो पर्सन है वो इंडिया के बहुत ज्यादा लोग वहां पे पीस कीपिंग फोर्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वैसे तो सिर्फ ये एक कारण नहीं है कि पीस कीपिंग फोर्स में लोग हैं इसलिए हमें ले लो, बट या बहुत सारे रीजन है जो इंडिया अफ्रीका जैसे नेशन जो है वो क्लेम कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन हम देखते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल रेदर देन जस्ट स्टेट। ह्यूमन सिक्योरिटी की हम जब बात करते हैं तब हम यहाँ पे इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, राइट? तो ये तो आप ठीक बोल रहे हो, यस ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन। एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ओनली डील्स विद मिलिट्री थ्रेट्स एंड वॉर। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो डील करती है मिलिट्री थ्रेट्स एंड वॉर से, सही बात है ये भी। देखिए यहाँ पे ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर कोई रीजन नहीं है प्रॉपर। अच्छा, इसके जो आंसर नीचे प्रेजेंट है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। इफ यू विल से मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ना वो नीचे शायद करेक्ट गलत दिया होगा कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट यहाँ आर रीजन जो है वो असर्शन से जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप अपने माइंड में रखिएगा, नीचे आंसर में शायद थोड़ा चेंज होगा, बट आप लोग याद रखिएगा ये चीज। क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज जो है ट्रेडिशनल में तो आपको मिलिट्री और ये सब टेररिज्म वगैरह की बात होती है, नॉन ट्रेडिशनल में क्लाइमेट चेंज मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है, बिल्कुल ट्रू। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिल रही है, इससे ह्यूमन लाइवलीहुड एंड नेशनल स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ बहुत सोचने की बात नहीं है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये दोनों ठीक हो गए एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो एक बॉर्डर था जो वर्ल्ड के बीच में, फिजिकल जो डिफरेंसेस था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब कनेक्शन ज्यादा हो गया है, आपका टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वर्ल्ड भी डिजिटल वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं। ग्लोबलाइजेशन होता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ट्रेड एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम लोग, तो इससे बिल्कुल आपस में हमें डिपेंडेंस तो बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग ट्रेड के लिए दूसरे दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैव फैसिलिटेटेड फास्टर ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ये इससे जो है वो फास्टर हो गया है। तो वही बात है जो भी मैंने बोली, बिल्कुल ए भी सही है, आर भी सही है, एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे फर्दर पार्ट में इसके अभी आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। फर्दर आगे की वीडियोस में मैं इसके बहुत सारे पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करूंगी, जो आपके सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी जो आपसे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, प्लस सीयूईटी में बहुत ज्यादा अभी तो हमारे पास पीवाईक्यूज नहीं अवेलेबल है, बट जितने पीवाईक्यूज हमें मिलेंगे इसके बेसिस पे हम वो सब भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू द सिलेबस। असर्शन क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू ग्रेटर इनकम इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रेटर इनकम इक्वालिटी हमें देखने को मिली है। देखिए, ग्रेटर इनकम इक्वालिटी की बात हुई है, तो यहाँ पे आप देखोगे मेनी डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल स्ट्रगल विद द पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो ये बात गलत है, ये तो ठीक है रीजन कि आज भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री हैं जहां पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब कि अभी इक्वालिटी नहीं आई है, और फर्स्ट पार्ट में आप कह रहे हो कि इक्वालिटी आ गई है, ग्रेटर इनकम इक्वालिटी देखने को मिलती है। तो नहीं, ग्रेटर इनकम इक्वालिटी नहीं है, अभी भी इनइक्वालिटी है। कुछ कंट्रीज ट्रेड करके, एक दूसरे से ट्रेड करके आपस में ज्यादा आगे निकल गई हैं, और कुछ कंट्री थोड़ी अभी भी पिछड़ी रह गई है। रिच जो है वो और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, एंड पुअर जो है वो और पुअर होते जा रहे हैं। तो ये एक वेज और एक गैप हमें देखने को मिलता है। तो कंप्लीट इनकम इक्वालिटी नहीं आई है, हालांकि डिफरेंस रिड्यूस हुए हैं, लेकिन फुल्ली कंप्लीट इक्वालिटी अभी भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, राइट? तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्लियर? ये चीज आपको माइंड में रखनी है। आगे देखते हैं। इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, हमने 1947 के बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करा। हमारा जो फर्स्ट पेज कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्रियम्बल, उसमें भी लिखा है सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। बिल्कुल, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, और हम लोग सिटीजन को फंडामेंटल राइट भी देते हैं। ए ट्रू है, आर ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 रिकॉग्नाइज इंडियन स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। क्या 1956 जिसने कुछ स्टेट एंड कुछ यूटीज डिक्लेयर कर दी थी, कुछ स्टेट्स एंड आप बताएंगे ना, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, राइट, उसने कितने स्टेट जो है और कितने यूटी जो है हमको बोले थे कि कितने स्टेट और कितने यूटी हम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये कह रहा है कि वो लैंग्वेज पे बेस्ड थे। तो नहीं, देखिए, लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट हमने क्रिएट करा तो था, आंध्रा, बिकॉज वही पोटी श्रीरामल्लू जो थे वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए थे। हालांकि बहुत सारी अलग अलग कमिटीज आ रही थी जो कह रही थी कि नहीं होना चाहिए, जैसे एक धर कमीशन आई थी, जेवीपी कमीशन आई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, ये तीन इसको हेड कर रहे थे। तो इन्होंने देखा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में लैंग्वेजेस इतनी सारी है, फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट ने भी कह दिया था कि नहीं, मतलब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को क्रिएट करना एक एक्ट डिसीजन जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन बाद में पोटी श्रीरामल्लू के फास्ट एंड टू डेथ और इनकी डेथ की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा इग्नाइट हो गया था मूवमेंट, एंड आंध्रा को हमें फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करना ही पड़ा था। लेकिन जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के चलते आपने सारे स्टेट्स और यूटी डिक्लेयर की थी, वो सारे लैंग्वेज के बेस पे नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। लिंग्विस्टिक डिवीजन को देखा जा रहा था कि वो नेशन यूनिटी के लिए थ्रेट है। बिल्कुल, मैंने बताया, ये धर कमीशन, जेवीपी कमीशन उस आइडिया को रिजेक्ट ही क्यों कर रही थी, क्योंकि उससे तो हर जो स्टेट भी है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लोगों में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा, वो एक यूनिटी को हार्म करेगा। तो बिल्कुल ए जो है वो गलत हो गया एंड आर जो है वो ट्रू हो गया, राइट। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। 19 देखते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट बिकेम मोर कॉमन इन इंडिया आफ्टर 1989। बिल्कुल, 1989 के बाद मिली जुली सरकार, जब दो तीन पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना रही है, वो बनाने लगी थी, बिकॉज नो सिंगल पार्टी वाज एबल टू सिक्योर अ मेजोरिटी इन जनरल इलेक्शन। सही बात है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी से वोट ही नहीं मिल रहे थे। तो अगर आपको पावर में आना है तो आपको मेजोरिटी चाहिए, और उस मेजोरिटी की वजह से यहाँ पे कुछ पार्टीज मिलके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती थी, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते थे। तो अगेन ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20th क्वेश्चन। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज स्ट्रेंथेड डेमोक्रेसी इन इंडिया। आरटीआई जो कि 2005 में आया था, जो ये कहता है कि अगर पब्लिक विल आस्क समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट को उसे आंसर करना पड़ेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हमें पता रहे व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। हाँ, गवर्नमेंट कुछ केसेस पे आपकी आरटीआई, आप जो आरटीआई फाइल करो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, अगर वो मैटर नेशन सिक्योरिटी का है, कुछ नेशन सिक्योरिटी का है, अगर वो ऐसा मैटर है नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड ऑल का, तो गवर्नमेंट आपके आंसर को इग्नोर या रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन यूजुअली जनरल क्वेश्चन का गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा, बिकॉज पब्लिक हैज राइट टू नो, कुछ पब्लिक डोमेन में जो डिसीजन लिए जाने हैं, या कुछ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है इस तरीके की, तो ये पब्लिक हैज राइट टू नो द आंसर अबाउट दिस। क्यों? क्योंकि ये इससे ट्रांसपेरेंसी जो है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहती है, और गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी रहती है। अदरवाइज गवर्नमेंट तो अपनी मन मर्जी करेगी, लेकिन इसके थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट को भी रहता है कि वी आर ऑल्सो आंसरेबल, हमें भी आंसर जो है देना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे ए ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई ट्राई कि मैं इस तरीके से और वीडियोस लाके आप लोगों के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कवर करूं, एंड हम अपने एग्जाम से पहले पहले, अभी डेट तो आउट नहीं हुई है कि पॉल साइंस का एग्जाम कब है, पर हम अपनी डेट से पहले पहले जितने मैक्सिमम एमसीक्यू कवर कर सकते हैं वो यहाँ कर ले। क्योंकि देखिए, सिंपल सी सेइंग है कि जितना आप प्रैक्टिस के टाइम ब्लीड कर लेंगे ना, जब आप तैयारी कर रहे हैं, जितना आप तब खून पसीना बहा लेंगे, तो आपको लड़ाई में कम खून पसीना बहाना पड़ेगा। तो वही वाली चीज है, अभी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके चलिए, ताकि एट द एंड हमें परेशानी, डर और स्ट्रेस जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। सो कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, शेयर दिस चैनल विद ऑल योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।